हेलो दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में मैं गौरव त्रिपाठी आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये जो हमारा बिगिनर सीरीज है, इसके क्रम में आज हमारा एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पे हम चर्चा करेंगे, जो कि है कि 2021 में अगर आप यूपीएससी और यूपीपीसीएस अपीयर्ड हो रहे हैं फर्स्ट टाइम, ठीक है, पहला अटेम्प्ट अगर आपका 2021 में है, तो आपको कैसे, कब और क्या करना है, ठीक है। मतलब बेसिकली आज जो हम डिस्कशन करेंगे वो बेस्ट स्ट्रेटजी होगी कि किस तरह से हम अपनी टाइम फ्रेम बनाएं, क्या रणनीति अपनाएं, कब कौन सा विषय पढ़ें, ठीक है। इस चीज पर हम चर्चा करेंगे। और यूपीएससी और यूपीपीसीएस जो लोग 2021 में अपीयर होने वाले उन लोग की काफी डिमांड थी कि इस तरह का वीडियो बनाया जाए। हालांकि देखिए, इस तरह का वीडियो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। क्योंकि जो जनरल पैटर्न है वो काफी समस्याग्रस्त होता है। अभी मैं एक बात समझाऊंगा इसको, क्योंकि देखिए, कई लोग को सीसेट आता है, कई लोग को सीसेट नहीं आता है। कई लोग थोड़े से ब्लॉग लिखे रहते हैं, कुछ निबंध की प्रैक्टिस होती है तो उन लोगों को निबंध पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। कई लोग हो सकता है एनसीईआरटी पढ़ के बैठे हो पहले से, तो काफ़ी इशूज हैं। फिर भी मैंने कोशिश किया कि एक जनरल फ्रेमवर्क बनाऊं और उससे आप लोग को समझाऊं। तो जो चर्चा आरंभ करने से पहले जो महत्वपूर्ण बात है कि अगर आपने अब तक इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे जल्दी से जल्दी करें, अन्य दोस्तों तक पहुंचाएं, ताकि जो भी आपकी डिमांड्स हैं नीचे कमेंट सेक्शन में आप लिखते हैं उसको जल्दी से जल्दी पूरा किया जा सके। और इस बात को समझिएगा कि अभी मेरी मैक्सिमम कैपेबिलिटी एक दिन में एक वीडियो बनाने की है। तो जिस दिन ऐसे कुछ नए पैटर्न पे वीडियोस आएंगे, नई चीज़ें आएंगी, उस दिन आंसर राइटिंग रुकी रहेगी, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैं 2019 में हिंदी मीडियम से इंटरव्यू में अपीयर्ड हुआ हूँ और आईआईटी रुड़की से पढ़ा हुआ हूँ, यानी आईआईटी रुड़की का एलुमनाई हूँ मैं। तो आज का जो लेक्चर है वो हम शुरू करते हैं। बेसिकली आज हम क्या देखेंगे, ये मान के चलते हैं कि 2021 का यूपीएससी प्रीलिम्स 2021 का जुलाई में होगा, ये मान के चलते हैं। क्योंकि देखिए, 2020 वाला जो है वो ट्रांसफर हो गया है, अक्टूबर तक शिफ्ट हो गया है, तो मिनिमम जुलाई तक तो यूपीएससी जो 2021 है उस पर इफेक्ट पड़ेगा ही, इतना मान के चलते हैं। अब रही बात, मान लीजिए अगर चेंज हो जाए और यूपीएससी कह रही नहीं हम जून में ही कराएंगे, या फिर यूपीएससी कह रही नहीं भाई ठीक है इस बार अक्टूबर में, अगली बार सितंबर में ही होगा, ठीक है। इस हिसाब से आप 1-2 महीने का ऊपर नीचे अपने हिसाब से टाइम टेबल कर लेंगे। तो ये जो आज का जो हमारा लेक्चर है वो इस बात को आधार मान के होगा कि जुलाई, मतलब जुलाई के एंड में, ठीक है, जुलाई के एंड में या फिर जुलाई की शुरुआत में, हम ये मान के चलते हैं कि जुलाई के शुरुआत में ही यूपीएससी प्रीलिम्स होने वाला है। यानी अब से अगर आप देखेंगे तो अब से आपके पास करीब 13 महीने बचे हुए हैं, ठीक है। ये मान के जो आज का हमारा चीज होगा वो शुरू होगा। अभी हम टाइम फ्रेमवर्क देखते हैं, उसके पहले मैं कुछ आपको डिस्क्लेमर बता दूं जो कि बहुत जरूरी है वीडियो देखने से पहले। पहली बात ये जो मैंने शुरू में ही चर्चा कर दी कि टाइम फ्रेमवर्क एक शुरू से है, ठीक है। आपने अगर पहले से कुछ पढ़ रखा है, मान लीजिए आपने एनसीईआरटी कर ली है, या फिर आपने एथिक्स कर लिया है, या फिर मैं ये मान के चलता हूं आपने प्रीलिम्स का कोई चीजें प्रॉपर स्ट्रेटजी वाइज पढ़ ली हैं, जो भी आपने, जितनी चीजें मैं बताने वाला हूं आपने जो इसमें से कर लिया है, उसको यहां पे आपको टाइम फ्रेम से एलिमिनेट कर देना है। बस यही सिंपल सा करना है, उसको एलिमिनेट करना है, या फिर आप चाहें तो उसको एक बार और रिवीजन के फ्रेमवर्क के तौर पे इसको ले सकते हैं, ठीक है। तो ये बात समझिएगा। इस वीडियो के बाद आपको क्या करना होगा, प्लेलिस्ट देखनी होगी जो बिगिनर सीरीज की है। क्योंकि देखिए, हम ऑलरेडी बिगिनर सीरीज पे काफी वीडियोस बना चुके हैं, और जो ये चीज है जो चर्चा होती है कि टाइम फ्रेमवर्क कब क्या कैसे रखा जाए, ये बेसिकली बहुत समस्याजनक होती है। और आप आधे घंटे से 40 मिनट के वीडियो में पूरे साल का फ्रेमवर्क नहीं बना सकते, इस बात को आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। ये काफी चुनौतीपूर्ण है कि आप पूरे साल का फ्रेमवर्क इतने जल्दी नहीं बना सकते, हर चीज को इतना बढ़िया से एनालिसिस नहीं कर सकते। तो आपको करना क्या होगा, ये वीडियो पहले देखिए, उसके बाद यूपीएससी हिंदी विद गौरव पे जाइए, प्लेलिस्ट ऑप्शन खोलिएगा और बिगिनर सीरीज में देखिएगा। उस बिगिनर सीरीज में आपको क्या करना है, जो मेंस का है जीएस 1, 2, 3, 4 का मैंने प्रॉपर अपने पेपर और सिलेबस डिस्कशन किया है, वो देखना है आपको। एनसीईआरटी कैसे पढ़ें वो देखना है, सेकेंड एआरसी कैसे पढ़ें वो देखना है, इकोनॉमिक सर्वे कैसे पढ़ें वो देखना है। तो यहाँ पे आपको हर चीज देखनी है। और मैं मान के चल रहा हूं कि आप कोई कोचिंग ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कोरोना वायरस क्राइसिस है, तो ऐसे भी आप दिल्ली नहीं जा पा रहे हैं, कोई कोचिंग नहीं ज्वाइन कर रहे हैं, आप सेल्फ स्टडी के आपके पास भरपूर टाइम है। और ये मान के, ये चीजें मान के मैंने ये फ्रेमवर्क बनाया है। तो पहली बात मैं फिर से बता दूं, ये फ्रेमवर्क आपको तभी ज्यादा लाभदायक होगा जब ये वीडियो खत्म होते ही आप क्या करेंगे, प्लेलिस्ट में जाके बिगिनर सीरीज की सारी वीडियोस देख डालेंगे, क्योंकि सारी वीडियोस में अलग अलग चीजें हैं जो कि यहां से कनेक्ट होने वाली हैं, ठीक है। क्योंकि एक ही वीडियो में हर चीज डिस्कशन करना
बहुत ही मुश्किल हो जाता और कोई लॉजिकल नहीं हो पाता। उसके बाद बहुत रिजिड नहीं होना है, ठीक है। जो मैं टाइम फ्रेमवर्क बता रहा हूं ऐसा नहीं आपको कसम खा लेना है, ब्रह्मा की शपथ लेनी है कि यही काम करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करेंगे यार। जो आपको लगे, एक मैंने जनरल फ्रेमवर्क दे दिया, ठीक है, एक जनरल ओवरव्यू दे दिया कि देखिए कोई चीज छूटेगी नहीं, चाहे वो कंपलसरी पेपर हो चाहे कुछ भी हो, कोई चीज छूटेगी नहीं, वो चीज आपको समझा दिया। अब आगे आपको कैसे यूज करना है ये आपके ऊपर पूरी तरह से डिपेंडेंट है, ठीक है। मैंने ऑलरेडी बता दिया कि एक सामान्य फ्रेमवर्क है, अपनी चीजों को इसमें आपको फिट कर देना है, ठीक है। जो चौथी इंपॉर्टेंट ध्यान देने वाली चीज है, आपको क्या करना है, जब आप इस फ्रेमवर्क को फॉलो कर रहे हैं तो नोट्स बनाने में बहुत टाइम नहीं देना है आपको, ठीक है। जो थोड़े मोड़े नोट्स बनाने वो सिंपल बट स्मार्ट नोट्स बनाने हैं, वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, आप देखेंगे बिगनर सीरीज में स्मार्ट नोट्स कैसे बनाए, ये नाम से मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है, इसको देखें। नोट्स का पैटर्न आपको ये रखना है, ठीक है। ये नहीं कि आप स्पेक्ट्रम पढ़ रहे हैं तो स्पेक्ट्रम की पूरी लगे आपने नोट्स बनाने, तो जब वो आप उस तरह से अगर प्रिपरेशन करेंगे तो आपका जो टाइम फ्रेमवर्क है वो बहुत लॉन्ग खींचेगा और पंचवर्षीय योजना मान के चलिए, क्योंकि स्पेक्ट्रम का अगर आप नोट्स बनाने बैठे, अगर आप लक्ष्मीकांत का नोट्स बनाने बैठे तो कम से कम 1 महीने तो इन्हीं किताबों पर अकेले लग जाएगी, ठीक है। एक महीने इन किताबों पर ही चली जाएगी, तो आप ये फ्रेमवर्क सीधी बात है फॉलो नहीं कर सकते। तो ये फ्रेमवर्क तभी फॉलो होगा जब आप स्मार्ट स्ट्रेटजी अपनाएंगे नोट्स की, तो इसके लिए आप इसके वीडियो देखें, ठीक है। इसके बाद जो एक महत्वपूर्ण बात है, मैं ये मान लेता हूं कि आपको यूपीएससी के बारे में पता है। यूपीएससी जो एग्जाम है बेसिकली 2 चरण में है, प्री और मेंस। मैं थोड़ा सा एक बार बता दूं, ठीक है। इंटरव्यू को अभी किनारे कर दीजिए, ठीक है। 2 चरण को ही तैयारी बेसिकली करते हैं, बाकी इंटरव्यू तो होता ही रहता है, हम ज़्यादा फोकस इंटरव्यू पर नहीं करते हैं। तो प्री में CSAT 1 यानी जिसको हम GS पेपर 1 बोलते हैं, असल में उसका नाम है CSAT 1, और CSAT 2 जो कि बेसिकली क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग कॉम्प्रिहेंशन ये सब इसमें पूछता है, ठीक है। रीजनिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड ये सब, ये बात समझिएगा। मेंस में टोटल 9 पेपर होते हैं। 9 पेपर कौन कौन से होते हैं मेंस में? 4 पेपर GS के, ठीक है, यहां पे मैं लिख दे रहा हूं, 1 पेपर निबंध का, ठीक है, 2 पेपर, एक इंग्लिश कंपलसरी प्लस हिंदी कंपलसरी, और 2 पेपर ऑप्शनल के। ये मैं मान के चलता हूं कि आपको इसके बारे में थोड़ा पता है, यानी ये देखिए यहां पे 4, 1 5, 2 7, 2 9 पेपर आपके हो गए। जो आज हम फ्रेमवर्क डिस्कस करने वाले हैं इसमें हम ये 9 चीज लेके चलेंगे, ये CSAT भी लेके चल रहे हैं, CSAT 1 यानी GS पेपर 1 जो प्रीलिम्स का, ये सब लेके चल रहे हैं। यानी मैं ये मान के चल रहा हूं आपको कुछ नहीं आता है, बिल्कुल जीरो से प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। इस बात को समझिएगा। तो अब मैं तैयारी कैसे करूंगा? मैं बैठूंगा, मैं यूपीएससी के बारे में पहले देखूंगा कि यूपीएससी है क्या, और मैं इसका सिलेबस डाउनलोड करूंगा। सबसे पहले मैं काम करूंगा सिलेबस डाउनलोड करूंगा। तो जो लोग कर चुके हैं इसको हटा देना है, डाउनलोड नहीं करेंगे। सिलेबस देखूंगा कि यार क्या लग रहा है, कुछ तो देखें एक बार, सिलेबस को एक बार देखूंगा। कुछ नहीं समझ में आ रहा है मुझे भी पता है, लेकिन जस्ट देखूंगा। प्रीलिम्स का देखूंगा तो मुझे ये पता चलेगा चलो ऐसा है, प्रीलिम्स में 7-8 पॉइंट्स हैं, कुछ दिया हुआ है कि अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं पढ़नी है, समाज के बारे में पढ़ना है, हिस्ट्री के बारे में पढ़ना है, ऐसा प्रीलिम्स में दिया होगा, मैं ये मान के चल रहा हूं, ठीक है। अब आपको कैसे प्रिपरेशन शुरुआत करनी है? अब आपको सबसे पहले उठाना है एनसीईआरटी, और शुरुआत का जो आपका कुछ महीना होगा, बेसिकली आप देखेंगे जो मैंने वीडियो बनाई है कि एनसीईआरटी कैसे पढ़े, एक वीडियो बना रखी है एनसीईआरटी कैसे पढ़े, तो उसमें मैंने बताया कि 2 महीने में एनसीईआरटी को कैसे खत्म करना है। तो मैं वही मान के चल रहा हूं कि अभी जून चल रहा है, तो जुलाई तक आपको कुछ और किताब नहीं उठानी है। अगर आप अभी शुरुआत कर रहे हैं तो कोई किताब नहीं छूनी है, मैं फिर से कहूंगा, केवल एनसीईआरटी, नथिंग एल्स। आपको केवल इस बात को फोकस रखना है जुलाई तक, ठीक है। देखिए यहां पे मैंने एक बार फ्रेमवर्क आपको दिखा देता हूं। जून से मैं स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक है, और जुलाई 2021 का मेरा चैलेंज है, ठीक है, जुलाई 2021 का चैलेंज है, ठीक है। यहां पे अभी बीच में जो चीजें लिखी हैं इसको आप छोड़ दीजिए, अभी इसको मैं एकदम डिस्कस नहीं करता हूं, अभी मैं आगे देखूंगा, ठीक है। मैं ये मान के चलता हूं, अच्छा एक चीज और, जो भी पढ़ना है मैं थोड़ा सा और इसको डिटेल में समझा दूं। जुलाई 2021 में मैं मान ले रहा हूं कि प्री है, तो मैं ये मान के चलता हूं कि मेरी जो भी तैयारी होगी वो मुझे मई के शुरुआत में, यानी मैं मान लूं 10 मई तक मुझे सारी प्रिपरेशन कर डालनी है। 10 मई के बाद मैं पूरी तरह से प्री मोड में आ जाऊंगा, अपना पूरा मोड चेंज कर दूंगा, केवल प्री पे फोकस करूंगा। अच्छा, और वो 10 मई के बाद प्री मोड पे कैसे आना है, इसके मैं ऑलरेडी इसके लिए वीडियो बना चुका हूं कि प्रीलिम्स की तैयारी कैसे करें, ठीक है। आप देखेंगे प्रीलिम्स का जो प्लेलिस्ट है उसमें जाए, उसमें देखें प्रॉपर में ये जो आखिरी के जो 90 दिन और 60 दिन जो बचे हुए हैं, आखिरी के जो 60 डेज बचे हुए हैं, इसके लिए ऑलरेडी स्ट्रेटजी में डिस्कस कर चुका हूं। तो मैं मान रहा हूं आज का जो हमारा टाइम फ्रेमवर्क होगा, हम मान लेते हैं हमारा समय मई तक बचा हुआ है, यानी 11 महीने बचे हुए हैं। अब हम क्या करेंगे, किस तरह से चीजों को देखेंगे।
तो अब देखिए आपको किस तरह से चीजों को देखना है। बेसिकली आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको एनसीईआरटी पढ़ डालनी है जुलाई तक, ठीक है। आंसर राइटिंग आपको कोई और सोर्सेज से नहीं करना है, आप अभी प्रारंभ कर रहे हैं, ठीक है। आंसर राइटिंग अभी आपको शुरुआत में किसी और सोर्सेज से नहीं करना है। 1 हफ्ते 2 हफ्ते एनसीईआरटी पढ़िए, शुरू के कम से कम 1 हफ्ते पढ़िए। 1 हफ्ते एनसीईआरटी कुछ लगे कि आपको हाँ 1 चैप्टर हो गया 2 चैप्टर हो गया, ठीक है। थोड़ी सी बैकग्राउंड की प्रॉब्लम आज हो सकती है क्योंकि काफी इधर कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, तो आप ये समझिएगा कि आप 1 हफ्ते 2 हफ्ते एनसीईआरटी पढ़िए। आप एक किताब एनसीईआरटी की हो गई, आपको क्या करना है, जो आंसर राइटिंग करना है वो कोई और सोर्सेज से नहीं करना है, मतलब दृष्टि की वेबसाइट से नहीं करना है, विजन आईएएस का टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके नहीं करना है। बेसिकली आपको क्या करना है, एनसीईआरटी के पीछे जो क्वेश्चन दिए होते हैं हर चैप्टर के एंड में, जो 100 शब्द 50 शब्द में, जो 50 शब्द में लिखने वाले क्वेश्चन होते हैं, जिसका आंसर एनसीईआरटी में ही दिया होता है, वो चैप्टर आप दोबारा से पढ़ेंगे तो उसमें ही दिया होगा, आपको शुरू में केवल उसकी प्रैक्टिस करनी है। तो मैं बात करूंगा जुलाई तक, जो शुरू के 2 महीने हैं। आपको ऐसा नहीं है कि पहले दिन से ही डे 1 से आंसर राइटिंग शुरू कर देना है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। मैंने ऑलरेडी ये चीजें, जब मैं एनसीईआरटी डिस्कस कर रहा था तो मैंने ये चीजें ऑलरेडी डिस्कस की थी कि डे 1 से आपको बेसिकली क्या फोकस करना है, केवल इसी आंसर राइटिंग को आपको करना है, कोई अदर सोर्सेज नहीं। आपको नो अदर सोर्सेज अभी यूज करने हैं जुलाई तक। इवन मैं कहूंगा जुलाई तक आपको अगर नहीं मन है तो आप करंट अफेयर्स भी मत पढ़िए। सबसे पहले आपका फोकस ये होना चाहिए ताकि आप बेसिक जो स्टडी है एनसीईआरटी की वो सबसे पहले आप कंप्लीट कर लें। ये फोकस आपका सबसे ज्यादा आवश्यक है शुरू के 2 महीने। अब आपने शुरू के 2 महीने ये काम कर लिया, साथ में आपको क्या करना है, उन शुरू के 2 महीने में ये डिसाइड कर लेना, मतलब 2 महीने आप, ऐसा कहूं मैं 2 महीने नहीं तो जून तक, मतलब शुरू का 1 महीने पढ़े आपने। बेसिकली क्या किया, असल में हम ऑप्शनल कोई भी, मान ली मैं ये भी मान के चल रहा हूं कि आपने ऑप्शनल भी नहीं डिसाइड किया है, ठीक है। अभी मैं एकदम मानो आप 0 से प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपने एनसीईआरटी पढ़ी 6 से 12 तक। मान लीजिए आपकी कोई इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है और आपने पहले से डिसाइड कर रहा है कि ठीक है मुझे मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऑप्शनल लेना है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, तब तो बढ़िया है, 2 महीने आराम से एनसीईआरटी पढ़िए। अब मान लीजिए आपने यहाँ पे डिसाइड किया, एनसीईआरटी पढ़ा, आपने हिस्ट्री पढ़ी एनसीईआरटी की, ज्योग्राफी पढ़ी, पॉलिटी पढ़ी, ठीक है, आपने समाज पढ़ा, आपको लगा यार मुझे बहुत मजा आ रहा है पॉलिटी में, यानी अब मेरा ऑप्शनल होगा पीएसआईआर। या फिर आपको लगा कि यार जियोग्राफी में तो सबसे मजा है, मैं जियोग्राफी लूंगा। ये आपको शुरू के 2 महीने में डिसाइड कर लेना है क्लियरली, जब एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं उसी में। मान लीजिए आपको कोई नहीं अच्छा लग रहा है और आप हिंदी मीडियम से, आपको कोई नहीं अच्छा लग रहा है, ये क्लियर करना पड़ेगा आपको हिंदी लिटरेचर। मान लीजिए आपने लगा कि अब चलो यार कोई नहीं अच्छा लग रहा है, हिंदी साहित्य मैं ऑप्शनल ले लूंगा, तो शुरू के 2 महीने में आपको क्या करना है, एटलीस्ट ये काम भी कर लेना है साथ में। मतलब आपको क्या करना है, एनसीईआरटी पढ़ डालनी है शुरू के 2 महीनों में, यानी जून जुलाई, प्लस ऑप्शनल डिसाइड कर लेना है। ये बात समझिएगा। अच्छा, ये बात मैं क्यों बता रहा हूं, ये बात मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं। जब मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था, ठीक है, यहाँ पे मैं पेज ऐड करके बताता हूं थोड़ा। देखिए फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरी सबसे बड़ी मिस्टेक क्या हुई थी, मैं क्लियर ये बता दूं, तब आपको समझ में आएगा कि मैं ये बात क्यों बोल रहा हूं। जब ये मान लीजिए अभी जो अगला मई है, मान लीजिए उसमें एग्जाम था, ठीक है, जो मैं फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहा था तो मेरा 2 जून को एग्जाम था। उसके पहले मतलब 2017 का जो अगस्त था, उस समय मैंने डिसाइड किया, यानी अगस्त में मैंने डिसाइड किया कि मुझे भूगोल लेना है ऑप्शनल, जियोग्राफी। इसके पहले मैं क्या सोच के बैठा था कि मैथमेटिक्स लूंगा ऑप्शनल, और मैथमेटिक्स मैंने लगभग जो यूपीएससी का कोर्स है वो तैयारी कर लिया था, क्योंकि मैं आईआईटी से पढ़ा हुआ हूं तो मुझे बहुत आसान लगता था, चीजें काफी समझ में आती थी। बाद में मुझे अगस्त में पता नहीं कहां से ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुआ कि यार मैथमेटिक्स अपने बस का नहीं है। मैंने भी इधर उधर के कुछ वीडियोस देखे उठपटांग, तो मुझे लगा कि मैथमेटिक्स अपने बस का नहीं है, तो ज्योग्राफी ऑप्शनल ले लेता हूं। ये मेरी सबसे बड़ी फर्स्ट अटेम्प्ट की भूल थी, बहुत लेट हो गया। यहाँ पे मैंने जब अब इसको पढ़ना शुरू किया तो मुझे तो कोई गाइडेंस नहीं था, कुछ समझ में नहीं आया, तो फरवरी तक मैंने यही काम किया, फेब तक ज्योग्राफी ऑप्शनल पे ही टाइम दिया। इसकी वजह से जीएस बिगड़ गया, जो पढ़ा हुआ था, प्रीलिम्स की कोई तैयारी सही से नहीं हो पाई, तो सारा काम चौपट हो गया। तो मैं आपसे इसीलिए कहूंगा कि जुलाई तक, देखिए जुलाई तक आपको ये डिसाइड कर लेना है कि ऑप्शनल क्या लेना है, और मूड अपना बना लेना है कि ऑप्शनल मैं यही लूंगा, ठीक। उसके बाद आपको क्या करना है, ये काम करने के बाद आपको वैकल्पिक विषय आपने ले लिया, मान लीजिए आपने हिंदी लिटरेचर ले लिया या फिर ज्योग्राफी ले लिया। अब आपको क्या करना है, जुलाई से लेकर दिसंबर तक, ठीक है। देखिए मैं फरवरी मार्च तक, मैं इवन मेरा मार्च में भी मैं क्योंकि खुद से प्रिपरेशन कर रहा था, सेल्फ प्रिपरेशन कर रहा था, मैंने ऑलरेडी ज्योग्राफी का जो वैकल्पिक विषय का वीडियो बताया, आपको बताया कहां से मैंने सोर्सेस यूज किए। इवन मार्च तक भी मेरा 60% सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ था, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आता कहां से क्या पढ़ूं। वीडियोस देखता था, कुछ कोई भी गूगल सर्च करता था ना, इतने मटेरियल उस समय उपलब्ध थे। 2018 से 19 में टेक्नोलॉजी काफी चेंज आई है, टेलीग्राम और ये सब जो चीजें हैं उसने काफी सोर्सेज आपके इन हैंड आपको प्रोवाइड कर दिया है। इवन मैंने जितने अपने नोट्स बनाए थे, मैंने सारे नोट्स के पीडीएफ ऑलरेडी बना रखे थे। शुरू से ही मुझे इस चीज का काफी शौक था, डिजिटलाइजेशन का।
तो मैंने पीडीएफ ऑलरेडी सबके बना रखे थे, तो आप देखेंगे मेरे भी पीडीएफ आपको तुरंत मिल जाएंगे। लेकिन 2018 में जब मैं प्रिपरेशन फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहा था तो उस समय मेरे पास कोई चीज, कोई सोर्सेस नहीं थे, मैं बिल्कुल एकदम अंधेरे में तीर चला रहा था। तो इस बात को समझिएगा, मेरे और आप में यहाँ पे ये अंतर है। तो आपको क्या करना है, दिसंबर तक ऑप्शनल एटलीस्ट एक राउंड पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है। यानी अब जुलाई से लेकर दिसंबर तक आपका जो फोकस होगा वो ऑप्शनल फोकस होगा। देखिए आपने पहले एनसीईआरटी कर ली, तो मैं इतना मान के चला हूं एनसीईआरटी में जीएस 1 2 3 4 का ठीक ठाक आपने काम कर लिया। मतलब एनसीईआरटी पढ़े हैं तो आप देखेंगे, जो मैंने ऑलरेडी जब जीएस 1 2 3 4 का डिस्कशन कर रहा हूं तो आप देखेंगे मैंने एनसीईआरटी को बेसिक सोर्स माना है। ठीक है, देखेंगे मैंने जो बुक लिस्ट है, बुक लिस्ट की भी स्पेशल चर्चा की है, प्रीलिम्स के लिए बुक लिस्ट की अलग से चर्चा की है और मेंस के जीएस 1 2 3 4 के लिए अलग से सोर्सेस की चर्चा की है प्लेलिस्ट में, उसको देखिएगा। तो एनसीईआरटी आपने कर लिया, तो मैं मान लिया कि आपने थोड़ा बहुत जीएस कर लिया जुलाई तक। अब आपको क्या करना है, बेसिकली वैकल्पिक विषय पर फोकस करना है। ठीक है, दिसंबर तक आपका फोकस रहेगा कि वैकल्पिक विषय किसी तरह से खत्म कर लूं। पूरी तरह से आपने जो भी ऑप्शनल लिया उसको खत्म करने पर एकदम भिड़ जाइए। सबसे ज्यादा फोकस, अगर आप दिन में मान लीजिए 8 घंटे पढ़ रहे हैं तो इसमें से आप 6 घंटे फोकस करिए ऑप्शनल पे, जल्दी से जल्दी खत्म हो जाए। अगर मान लीजिए आपका अक्टूबर में ही खत्म हो जा रहा है तो बहुत अच्छा, सितंबर में खत्म हो जा रहा है तो उससे अच्छा। ठीक है, जब तुरंत ही खत्म हो जा रहा है, ऑलरेडी खत्म हो रखा है तो सबसे अच्छी बात है। इस बात को आपको समझिएगा, ये आपको ऑप्शनल पे समय देना है। प्लस आपको क्या करना है, इसमें थोड़ा कुछ आंसर राइटिंग करनी है। आंसर राइटिंग आप क्या करें, वीक में 3 दिन कर सकते हैं, वीक में 4 दिन कर सकते हैं, रोज कर सकते हैं। ठीक है, क्या करना है आपको आंसर राइटिंग में, जीएस का कुछ नहीं तो कम से कम 1-2 आंसर आपको मॉडलिंग कर देनी है। ठीक है, मॉडलिंग ऑलरेडी आप देखेंगे जो आंसर राइटिंग का मैं डिस्कशन करता हूं, आप उस वीडियोस को देख सकते हैं। आप चाहें तो सिंपल यही कर सकते हैं कि रेगुलर जो यूपीएससी हिंदी विद गौरव पे जो हम वीडियो अपलोड करते हैं आंसर राइटिंग का, उसको देख के भी आप दिसंबर तक काम चला सकते हैं आराम से। आपको कोई एफर्ट करने की, बहुत एक्स्ट्रा एफर्ट की अभी शुरुआत में आंसर राइटिंग में बहुत जरूरत नहीं है। तो आपने एनसीईआरटी पढ़ ली, आपने थोड़ा बहुत आंसर राइटिंग पढ़ लिया, आपको पता चल रहा है कि हाँ भाई ऐसे आंसर लिखते हैं। ठीक है, आपने टॉपर्स की कॉपी देख ली, आपको थोड़ा सा सोर्सेस पता है, आपने ये चीज देखा। ठीक है, तो आप वैकल्पिक विषय पे फोकस होकर दिसंबर तक तैयारी कर रहे हैं, साथ में थोड़ी आंसर राइटिंग कर रहे हैं, फिर अदर सोर्सेस पैरेलल जीएस के चला रहे हैं। जो जीएस के मैंने अदर सोर्सेस बताए थे, जैसे मैं यहाँ पे बात करूं एम लक्ष्मीकांत, इसके अलावा नितिन सिंघानिया, इसके अलावा स्पेक्ट्रम। ठीक है, जो अदर सोर्सेस बताए थे, तो मैं ये मान के चल रहा हूं ये आप थोड़ा सा पैरेलल लेके चलेंगे। मतलब जैसे जियोग्राफी अगर आप 6 घंटे पढ़ रहे हैं या फिर जो भी ऑप्शनल आपका 6 घंटा पढ़ रहे हैं तो 2-3 घंटे इन सोर्सेस पे आप टाइम देंगे। अच्छा, ये आप काम कर सकते हैं, इसके लिए और अच्छा काम कर सकते हैं, आप ऐसे कर लीजिए। मतलब बेस्ट टाइम टेबल का तरीका ये है, अभी शुरुआत में दिसंबर तक आप ऐसे कर लें। यहां पे आप कर लें संडे, ट्यूसडे, थर्सडे, यहां पे आप कर लें जो भी अल्टरनेट डे है। यहां पे आप ऐसे कर लीजिए 6 घंटा जीएस, यहां पे कर लीजिए 6 घंटा ऑप्शनल। ठीक है, तो यहां पे हो जाएगा 2 घंटा जीएस, है ना। मतलब अरे मेरे कहने का ये मतलब है, हो सकता है आप ना समझ पाए हो। ठीक है, मुझे भी क्योंकि लग रहा है कि मैंने कंफ्यूज कर दिया। बेसिकली मेरे कहने का ये मतलब है यार, सिंपल सी बात, कि हफ्ते में आपके 7 दिन होते हैं, 7 दिन को आप 6 दिन में डिवाइड कर लीजिए, 7वां दिन रख लीजिए रेस्ट के लिए, और जो चीजें छूटी हैं उन चीजों के लिए इसको आप 7वां दिन अलॉट कर दीजिए। रेस्ट प्लस जो चीज छूट रही है, आपको जो मौज करना है, जहां घूमने जाना है, वो घूमने उड़ने के लिए ये दिन मैंने अलॉट कर दिया। क्या करना है आपको, सोमवार, बुधवार, शुक्रवार। ठीक है, यहां पे मैं रख लेता हूं मंगलवार, गुरुवार और शनिवार। ठीक है, ये रख लेता हूं डे। यहां पे आपको फोकस करना है जीएस पर, यहां पर आपको फोकस करना है इन डे पर, ऑप्शनल पर। ठीक है, तो जो ऑप्शनल फोकस वाला दिन रहेगा वहां पे मैं 6 घंटा ऑप्शनल पढ़ूंगा। ठीक है, 6 घंटा ऑप्शनल पढ़ूंगा। जो जीएस फोकस वाला दिन रहेगा वहां पे मैं 6 घंटा जीएस पढ़ूंगा। इससे क्या होगा, मुझे बोरियत नहीं आएगी, नहीं ऑप्शनल पढ़ने में बोरियत आएगी, नहीं जीएस में बोरियत आएगी। एक दिन ऑप्शनल पढ़ा, अगले दिन जीएस पढ़ लिया, एक दिन ऑप्शनल पढ़ा, अगले दिन जीएस पढ़ लिया। इस तरह से क्या होगा, पैरेलल में आपको क्या करना है, आपको पैरेलल में जीएस भी लेके चलना है। जो मैंने सोर्सेस बताए उसको आपको करना है दिसंबर तक। ठीक है, लेकिन फोकस मेनली आपका फोकस ये होना चाहिए कि ऑप्शनल, मान लीजिए अगर एक आध दिन जीएस आपका छूट रहा है तो छूटने दीजिए, कोई इशू नहीं होगा, बाद में कवर हो जाएगा। फोकस आपको पूरा फोकस इस पे करना है कि दिसंबर तक एटलीस्ट ऑप्शनल खत्म हो जाए। जैसे कई लोग ऑप्शनल बहुत बड़ा होता है, जैसे मैथमेटिक्स ऑप्शनल काफी बड़ा था, मैंने उस पर बहुत टाइम बर्बाद किया, मतलब 6 महीने 8 महीने मैंने काफी अच्छे से अपना समय वहां पे बर्बाद किया। आपको ये काम नहीं करना है, आपको बेसिकली क्या करना है, ये चीजें साथ में लेके थोड़ी थोड़ी चलनी है। अच्छा, ये हो गया ऑप्शनल का, जीएस 1 2 3 4 का हमने थोड़ा थोड़ा फ्रेमवर्क देख लिया। अब एक चीज छूट रही थी, इंग्लिश कंपलसरी।
इंग्लिश कंपलसरी आपको क्या करना है, कोई सोर्सेज अभी फॉलो नहीं करना है। जैसे मैं मान के चल रहा हूं कि हिंदी मीडियम से आप दे रहे हैं, इसीलिए दे रहे होंगे क्योंकि इंग्लिश नहीं आती होगी। मेरा भी यही हाल था और मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि 2018 में मैं जस्ट क्वालिफाई होते होते रह गया था, मतलब जस्ट क्वालिफाई हो गया था। इंग्लिश का कट ऑफ 75 होता है और मेरे मार्क्स थे 81। तो आप ये समझ सकते हैं इंग्लिश कंपलसरी में आपको करना क्या है, कुछ नहीं, मार्च तक, मतलब मान लीजिए दिसंबर में आपने किया, दिसंबर तक ऑप्शनल कर लिया, दिसंबर के बाद इंग्लिश कंपलसरी शुरू करिए। शुरुआत में ही बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं, आप अभी थोड़ा कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत चलेगा, कोई मैं मना नहीं कर रहा हूं, आप कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत आपको क्या करना है, या मान लीजिए मैं अभी से ही मान लूं, मैं मान लेता हूं कि जुलाई से ही वीक में 10-5 क्वेश्चन करते करते आपको 7 साल के पेपर कर लेने हैं। 7 साल के पेपर में बेसिकली आपको फोकस क्या करना है, देखिए जो एक बार मैं थोड़ा सा इधर बताता हूं ताकि आपको चीजें क्लियर समझ में आए। इंग्लिश कंपलसरी कई लोग को इशू होता है, आपको बेसिकली करना क्या है, देखिए 7 साल के पेपर, मतलब 17 साल के पेपर खरीद लीजिए पुराने, वहां पे क्या है 50 नंबर के ऑब्जेक्टिव प्रश्न आते हैं, ठीक है, 50 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव प्रश्न आते हैं, यानी 50 क्वेश्चन ये होते हैं, ठीक। मैं मान लेता हूं 1 महीने में आप एक पेपर कर दे रहे हैं, यानी आप हर वीक में इस 50 में से 10 क्वेश्चन या 15 क्वेश्चन सॉल्व कर ले रहे हैं हर वीक में, ठीक है। एक दिन जो भी संडे, मान लिया आपने संडे को जो रेस्ट डिसाइड किया है, तो संडे के दिन आपको क्या करना है, बेसिकली इंग्लिश कंपलसरी, ठीक है, इंग्लिश कंपलसरी थोड़ा सा ये 10-15 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव वाले लगा लेने हैं, ऐसे कंप्रीहेंशन, अभी उस पर आपको फोकस करने की, परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो काम हो जाएगा। अभी आपको बेसिकली करना ये है कि 7-8 साल के जो पेपर हैं, जितने ज्यादा हो सके, मतलब मिनिमम 7 साल के पेपर आपको मार्च अप्रैल तक, मई तक लगा डालने हैं, ठीक है, इसका आपको फायदा होगा, इस बात को समझिएगा। फिर चौथी चीज है एथिक्स पेपर। देखिए क्योंकि हम जो अभी तक जो हमने सोर्सेज देखा, एनसीईआरटी देखा, आंसर राइटिंग थोड़े कर रहे हैं, जो स्पेक्ट्रम पढ़ी, नीति सिंघानिया पढ़ी, ऑलरेडी मैं बोला लक्ष्मीकांत पढ़ी, उसमें आपका जीएस 1, 2, 3 हुआ, 4 रह जा रहा है। 4 के लिए मैं कहूंगा दिसंबर में स्टार्ट करिए, फरवरी तक समानांतर अन्य सोर्सेस के खत्म कर लीजिए। क्यों, देखिए मैं यहां पे मान के चल रहा हूं, ठीक है, यहां पे ये बात मैं मान के चल रहा हूं कि आपने जो पढ़ा, ठीक है, आपने जो मान लीजिए दिसंबर तक आपने जो पढ़ाई की, दिसंबर तक आपने ऑप्शनल खत्म कर लिया, ठीक। अब आपको क्या करना है, आपका ऑप्शनल का बर्डन अब खत्म हो गया है, अब ऑप्शनल आपको थोड़ा थोड़ा बस रिवाइज करते रहना है ताकि भूले मत, ठीक है। आपको अब क्या करना है, अब तीनों चीजें ऑप्शनल, जीएस 1, 2, 3 और जीएस 4, इसको पैरेलल लेके चलना है, ठीक है। देखिएगा क्या मैं बोल रहा हूं, ऑप्शनल, जीएस 1, 2, 3 और जीएस 4, इसको पैरेलल लेके चलना है। फोकस किस पे रहेगा, दिसंबर से फरवरी फोकस रहेगा जीएस 4 पे, यानी जीएस 4 आपको किसी तरह से दिसंबर से फरवरी खत्म करना है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि दिसंबर से फरवरी, मैंने ज्यादा टाइम बताया, इतना टाइम नहीं लगता है जनरली, मैंने जीएस 4 20 दिन में प्रॉपर खत्म कर लिया था, ठीक है। तो आप फोकस करके करेंगे तो 1 महीने मैक्सिमम जनवरी तक ही इवन आपका जीएस पेपर 4 हो जाएगा। पैरेलल आपको ये चीजें लेके चलनी है। जैसे पैरेलल अब कैसे लेकर चलनी है, तो मैंने वही बताया, एक दिन रख लीजिए जीएस पेपर 4, मतलब जो 3 दिन हफ्ते के हैं उस दिन रख लीजिए जीएस पेपर 4, 3 दिन रख लीजिए आप ऑप्शनल और जीएस 1, 2, 3, ठीक है। इस चीज को इस तरह से आप कर सकते हैं, क्योंकि ऑप्शनल आपको रिवाइज करना है, आपका सोर्स तो एक बार कंप्लीट हो ही चुका है, ठीक है। आंसर राइटिंग आप कर ही रहे हैं और आंसर राइटिंग की फ्रीक्वेंसी आपको समय के साथ बढ़ाते जानी है। जैसे मान लीजिए आप जुलाई में आप एक भी आंसर राइटिंग नहीं कर रहे थे, मैं मान के चलो आप अभी जस्ट शुरुआत कर रहे हैं, आपने एनसीईआरटी पढ़ी, केवल एनसीईआरटी के पीछे के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, उतना बहुत है। अगस्त तक आपको 1-2 क्वेश्चन, मतलब वीकली, मैं कहूँ वीकली कम से कम 4 क्वेश्चन, या फिर आप कोशिश करें तो डेली आंसर राइटिंग का जो हमारा वीडियो अपलोड होता है 20-25 मिनट का, आप भगा के देखेंगे तो 15-20 मिनट में खत्म हो जाता है। कम से कम वो देख के अपनी मॉडलिंग कर ले, वही बहुत है। धीरे धीरे आपको फ्रीक्वेंसी बढ़ानी होगी और जनवरी तक आपको डेली 3-4 आंसर पे, इवन 4 आंसर पे आपको पहुंच जाना होगा। क्यों, क्योंकि जनवरी तक आपने जीएस 4 भी एक बार कर लिया है, ठीक है। जनवरी फरवरी तक आपने जीएस 4 भी पढ़ना शुरू कर दिया है, आधा अधूरा आपने खत्म कर लिया होगा, तो जितना खत्म कर लिया है उतना ही आंसर राइटिंग शुरुआत कर दें, ठीक है। तो एथिक्स पेपर 4 आपको दिसंबर से फरवरी तक खत्म करनी है। अब बात आते हैं सीसैट पे। कई लोग की ये बड़ी प्रॉब्लम होती है सीसैट, तो जिन लोग को नहीं आता है सीसैट, जैसे मैं आईआईटी रुड़की से पढ़ा हूं तो मुझे सीसैट की जरूरत नहीं है। मैंने दोनों बार अब तक के दोनों अटेम्प्ट दिए, 2018-19, मैंने सीसैट एक बार भी पेपर नहीं देखा, सीधे जाके एग्जाम में मैं पेपर सॉल्व किया हूं। तो नवंबर में वो लोग शुरू करें, जिन लोगों को बिल्कुल नहीं आता उसके पहले करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ऑप्शनल एक बार निपटा लें। उसके बाद क्या करना है, बेसिकली वीक में 1 दिन 2 घंटे से शुरुआत करिए, ठीक है। वही मैंने जो बोला, संडे को जो आपने रेस्ट लिया है उस दिन सीसैट, कंपलसरी इंग्लिश, जो भी चीजें हैं भाई, रेस्ट, यूपीएससी की प्रिपरेशन में रेस्ट का आएगा। कुछ बहुत जरूरी काम है, मान लीजिए वीक में बहुत जरूरी काम है तो वो कर लिया,
उस दौरान पढ़ाई नहीं पाई तो चलेगा, या आप घर पे बैठे हैं तो बोर होने से अच्छा है, ठीक है, घर पे बैठ के क्या करेंगे, इधर उधर का खुरापात करने से अच्छा है आपको क्या करना है, 2 घंटा 1 घंटा कंपल्सरी इंग्लिश कर लेना है, 2-3 घंटा 1 घंटा जो भी निकल जाए वो आपके ऊपर है। मैंने 2 घंटा लिख दिया। आपको क्या करना है, सीसेट थोड़ा बहुत पढ़ना है। सीसेट में क्या पढ़ना है आपको बेसिकली, क्योंकि आप भाई 12th पास हैं तो आपको बेसिक मैथमेटिक्स आती है, मैं इतना मान के चल रहा हूं। आपको क्या करना है, सीधे प्रैक्टिस शुरू करनी है। विजन आईएएस के जो पेपर है सीसेट के वो उठा लीजिए, या फिर जो यूपीएससी का ही ऑलरेडी हो चुके हैं 2-3-4 साल के पेपर जो सीसेट के 2013 के बाद 6 साल के हो चुके हैं, उसको डाउनलोड कीजिए, उसको सॉल्व करना शुरू कीजिए। 2-4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन सॉल्व करके देखिए कि कहां पे प्रॉब्लम हो रही है। जो चीज नहीं समझ में आ रही है उसको यूट्यूब पे सर्च मारिए, यूट्यूब पे उससे रिलेटेड वीडियोस देखिए और इसको खत्म करिए। तो बेसिकली आपको अप्रैल तक धीरे धीरे करके, बहुत समय नहीं देना है, सीसेट पे बहुत समय देने का मतलब मूर्खता होगी, तो धीरे धीरे करके आपको अप्रैल तक सीसेट को कर डालना है। बहुत थोड़ा थोड़ा, मतलब हफ्ते में 2 घंटा, हफ्ते में 3 घंटा बहुत है, ये बात समझिएगा। निबंध की बात करते हैं। निबंध आपको परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है, एक तो जो हमारे यूपीएससी हिंदी का प्लेटफॉर्म है, इसमें हम वीकली अब एक निबंध डिस्कशन करने वाले हैं। तो अगर आप वही निबंध टाइम के साथ देख ले रहे हैं, केवल देख ले रहे हैं, इवन आप बस देख ले रहे हैं, मैं फिर से कहूंगा केवल देख ले रहे हैं, ना कि आप सॉल्व कर रहे हैं, तो भी आपका नुकसान नहीं है, आपका काम चलेगा, आप ग्रोथ पे ही रहेंगे। क्यों ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, इसका लॉजिक है कि जब हम निबंध लिखते हैं, देखिए निबंध क्या होता है, बेसिकली निबंध में आपको एक चीज सीखनी है, किस तरह से फ्लो मेंटेन करना है। आंसर राइटिंग आपको फ्लो मेंटेन करना है निबंध में, प्लस भावना कैसे उड़ेलनी है, ये 2 चीज आपको निबंध में करना है। जो कंटेंट होता है निबंध का, वो हम बेसिकली जीएस 1, 2, 3, 4 के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, तो ये हमारा हो जाता है कंटेंट बहुत अच्छा। मतलब जनरल कंटेंट जितना अच्छा लिखेंगे उतने ज्यादा मार्क्स निबंध में मिलते हैं। आपको फ्लो और जो भावनात्मक जो विशेषता है निबंध की, वो मेंटेन करना है। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, प्री के बाद भी काम कर सकते हैं। मतलब प्री के बाद आपने अगर 10 निबंध लिख लिए, ठीक है, वीकेंड पे 1 निबंध, तो भी प्री के बाद आराम से 3 महीने का टाइम मिलता है, 3-3.5 महीने का, तो आप यहाँ पे निबंध आराम से लिख सकते हैं। तो इस बात को समझिएगा, आपको क्या करना है, जीएस 1, 2, 3, 4 का जो कंटेंट है वही निबंध में लिखना है। वो कैसे लिखेंगे, तो उसके लिए आप जो यूपीएससी हिंदी पे हम वीडियो अपलोड करते हैं उसको देख के सीखते रहिए, उसके कुछ नोट्स बनाते रहिए आपको बनाना हो तो। और निबंध पे आपको कुछ लिखने की भी बहुत आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो निबंध के लिए आपको परेशान नहीं होता है, जनवरी में 1-2 मन करे लिख लीजिए, ठीक है, क्योंकि मुख्यतः बेसिकली एप्लीकेशन पार्ट है। मैंने ऑलरेडी बताया, जो आपने जीएस 1, 2, 3, 4 में पढ़ा है उसी का एप्लीकेशन कैसे करना है वो चीज पार्ट है, ठीक। अब आपको क्या करना है, फरवरी तक आपका जीएस पेपर 4 हो गया। देखिए क्या हो गया, जीएस पेपर 4 कंप्लीट हो गया, जीएस 1, 2, 3, 4 पैरेलल चल रहा था, मैंने ऑलरेडी बता दिया। दिसंबर में आपने ऑप्शनल कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। इंग्लिश कंपलसरी और अभी जो सीसेट है वो आपका बहुत स्लोली मगर स्ट्रीटली धीरे धीरे चल रहा है, पैरेलल ये सब चीजें चल रही हैं। कैसे मैनेजमेंट करना है, टाइम मैनेजमेंट, इसके लिए भी मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है टाइम मैनेजमेंट की, उसको देखें, ठीक है। मतलब इस प्लेटफॉर्म पे आप ऐसे समझेंगे, आपकी जितने डाउट्स आते हैं ना, जैसे कई लोग कहते हैं सर फोन पे बात कर लीजिए, कई डाउट है, मैं आपसे गारंटी दे रहा हूं आपको जितने डाउट्स दिमाग में आते हैं, और इस प्लेटफॉर्म के आप प्लेलिस्ट में जाइए, आपके सारे डाउट्स खत्म नहीं हुए तो आप मुझे फिर कॉल करिएगा कि सर ये इशू आ रहे हैं। मैं गारंटेड हूं कि लगभग हर टॉपिक्स पे मैंने वीडियो बना रखे हैं, ठीक है। आपने मैंने ये मान लिया कि फरवरी तक आपने जीएस पेपर 4 भी खत्म कर लिया, तो अब आपको क्या करना है, फरवरी से लेके मई तक रिवीजन करना है। जो आपने थोड़े बहुत जो स्मार्ट नोट्स बनाए हैं उसके साथ स्मार्ट नोट्स आपको बनाते रहना है, ठीक है। उसके बाद रिवीजन करना है और टेस्ट देते हुए पढ़ाई करते रहना है। जो भी सोर्सेज छूटे हैं उसको कंप्लीट कर लीजिए। जैसे आप देखेंगे जो जीएस 1, 2, 3, 4 का जब आप रिसोर्सेज में जाएंगे, जो मैंने डिस्कशन किया है, उसमें हो सकता है कि आपने उतना चीजें अब तक नहीं पढ़ पाई हो। मैंने जितने सोर्सेज बताए कि ये पढ़ना है या ये पढ़ना है या ये पढ़ना है, हो सकता है आपने उन सारे सोर्सेज को अभी तक फॉलो नहीं किया हो। तो आपको अब क्या करना है, फरवरी से मई तक जो चीजें यहाँ पे छूटी हुई हैं, जो सोर्सेज छूटे हुए हैं उसको करना है, प्लस रिवीजन पार्ट ये आपको करना है। और इसमें आपका बेसिकली फोकस किस पे रहेगा, एप्लीकेशन पे। ये जो फरवरी से मई का टाइम है, इसमें आपको खूब एप्लीकेशन करना है। एप्लीकेशन मतलब टेस्ट देना है, जीएस आंसर राइटिंग खूब करिए, ठीक है, आंसर राइटिंग खूब करिए। और मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि मैं मान के चल रहा हूं कि जुलाई में एग्जाम है, ठीक है। अगर एक आध कम हो गया तो आपको इस हिसाब से सेट कर देना है, कम अधिक जो भी होगा। अगस्त सितंबर में शिफ्ट होता है तो उस हिसाब से भी, मई जून में भी होता है तो उस हिसाब से आपको सेट कर लेना है शेड्यूल। तो बेसिकली आपको मई तक मैं मान के चल रहा हूं कि अभी प्री में फोकस होने की जरूरत नहीं है, तो मई तक आप क्या करेंगे, खूब आंसर राइटिंग करते रहेंगे। ढेर सारी आंसर राइटिंग फरवरी से मई के बीच में, ढेर सारा टेस्ट प्रीलिम्स का,
ठीक है, प्रीलिम्स का खूब टेस्ट देते रहिए, पार्ट टेस्ट खूब देते रहिए, उसके नोट्स बनाते रहिए, ठीक है, स्मार्ट नोट्स बनाते रहिए। ये काम आपको एप्लीकेशन का जो पार्ट है, आपने जानी जितना पढ़ा, जितने थोड़े बहुत नोट्स बनाए, जो भी आपने काम किया, एप्लीकेशन का पार्ट आपको क्या करना है, इस फरवरी से मई तक करना है। मई के बाद आपको क्या करना है, मई के बाद पूरी तरह से प्री फोकस, और मई के बाद जो भी आप पूरी तरह से प्री फोकस होंगे, उसमें आपको क्या करना है, प्री स्पेशल वीडियो देखिए, उसमें क्लियर बताया हुआ है कि किस तरह से मई के बाद प्रीलिम्स का बर्डन आप झेलेंगे, किस तरह से आराम से इसको एकदम इजीली किस तरह से कंप्लीट कर जाएंगे। तो ये एक बेसिकली टाइम लिमिट हुई, ठीक है। मैंने फिर से कहा कि देखिए क्या है कि ये एक बेसिक टाइम लिमिट है, ठीक है। हो सकता है आपको किसी चीज में डिफिकल्टी आ रही हो, आप टाइम लिमिट से थोड़ा आगे चले जाएं, थोड़ा पीछे हो जाएं, कोई भी इशू हो सकता है, मैं इस बात को स्वीकार कर रहा हूं। ये एक जनरल टाइम फ्रेमवर्क है, कोशिश करिए कि इसमें खत्म हो जाए, रिजिड नहीं होना है। आपने देखा होगा ऑलरेडी बहुत टाइम है, मतलब ऐसा भी नहीं है कि टाइम बहुत कम है, आप पैरेलल। बट देखिए एक जो कहावत होती है, इस बात को ध्यान में रखिएगा, स्लो एंड स्टडी विन द रेस, ठीक है। स्लो एंड स्टडी जो होता है वो विन द रेस, हमेशा जीतता है। फास्ट या फिर इसको मैं कह दूं स्मार्ट एंड स्टडी ऑलवेज विन द रेस, यानी स्लो एंड स्टडी वाला तो जीतता है, ये बात सही है, लेकिन फास्ट एंड स्मार्ट अब जो स्टडी हो, जो रेगुलर हो, ठीक है, स्टडी का मतलब जो रेगुलर हो, सतत रूप से कार्य करे, अगर वो इंसान फास्ट भी है तो ये हमेशा जीतेगा, इसको फिर कोई नहीं हरा सकता। तो आपको क्या बनना है, आपको इस क्राइटेरिया में आना है, फास्ट एंड स्मार्ट ऑलवेज विन द रेस, क्योंकि आपको हमेशा जीतना है, यानी आपको स्मार्ट वर्क करना है। ऑलरेडी मैंने टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, स्टॉप वॉच का कैसे यूज करना है, जैसे कई लोग क्या करते हैं, काफी इश्यूज आते हैं प्रिपरेशन के दौरान। मैं पहले सोच रहा था कि ये वीडियो में लाइव डिस्कशन करूंगा, फिर मैंने सोचा लाइव डिस्कशन करने से आपका नुकसान होगा, जो चीजें मैंने ऑलरेडी बता रखी हैं आप वही चीजें मुझसे बार बार पूछेंगे। आपको बेसिकली क्या करना है, प्लेलिस्ट को एक बार ओपन करके सारी प्लेलिस्ट की वीडियो देख डालनी है, बिगिनर सीरीज की, ठीक है। हर चीज पे जितने आपके डाउट आ रहे हैं कि सर टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है, ये चीज छूट जा रही है, वो चीज छूट जा रही है, हर चीज का इश्यूज उसमें रिजॉल्व है, उसको आप देखिएगा, ठीक है। तो मैं ये बात मान के चला हूं कि आप जब ये वीडियोस देखेंगे, कंप्लीट कर लेंगे, फिर इसको एक बार और देखेंगे, ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, जो स्ट्रेटेजिक पार्ट है, जो स्ट्रेटेजिक पार्ट है यूपीएससी 2021 की तैयारी का, यूपी पीसीएस 2021 की तैयारी का, वो आपका बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा, और आप क्या बन चुके होंगे, फास्ट एंड स्टडी ऑलवेज विन द रेस, ठीक है। तो इस बात को आपको समझना होगा, और इस बात को अवश्य समझिए। और अब मैं वीडियो समाप्त करता हूं, थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस बात को ध्यान में रखिए कि यूपीएससी हिंदी आपका खुद का चैनल है, इस बात को ऐसे समझिए, क्योंकि आप जितने पूछते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में, जितने तरह के डाउट्स आते हैं कि सर ये वीडियोस बनाइए, वो वीडियोस बनाइए, तो मैं कोशिश करता हूं आपको तुरंत का तुरंत वो चीजें बना दूं। तो आपको इस बात को भी समझना होगा, साथ में इस बात को भी समझना होगा कि मेरे पास भी टाइम लिमिटेड है, मेरे पास भी बहुत अधिक समय नहीं है, तो एक दिन में मैक्सिमम एक वीडियो ही बना सकता हूं। आप लिख दें कमेंट सेक्शन में, मैं जल्दी से जल्दी उसको बनाऊंगा। और कृपया इसे जल्दी से जल्दी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। जितना ज्यादा आप सब्सक्राइब करेंगे उतने ज्यादा लोग हो सकता है हमसे जुड़े, तो वीडियो जो आपको इश्यूज आ रहे हैं वो आपकी जल्दी से जल्दी रिजॉल्व हो जाएंगे। तो ये आपके ऊपर भी डिपेंड करता है कि चैनल जितना ज्यादा ग्रोथ करेगा, जितना डेवलप होगा, उतना आपका भी फायदा होगा। तो उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आया होगा। कोई इश्यूज हो तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं इसका लाइव डिस्कशन एक कर दूंगा। हो सकता है कि अगले संडे को मैं क्या करूंगा, एक लाइव डिस्कशन, ठीक है, 14-15 तारीख जून के आसपास एक लाइव डिस्कशन 2021 के लिए मैं स्पेशल रख दूंगा। उसमें जो आपके इश्यूज हैं, ये वीडियो से आपको जो नहीं समझ में आ रहा है, जो इश्यूज हैं, प्लेलिस्ट जरूर देखिएगा। प्लेलिस्ट देखने के बाद जो इश्यूज आपको निकल के आ रहे हैं कि ये सर ये चीज नहीं समझ आई, वो चीजें मैं डिस्कस कर दूंगा लाइव वीडियोस में, ठीक है। तो इससे आपका भी फायदा होगा, मेरा भी फायदा होगा। तो धन्यवाद।